ओके, हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए हमने स्टार्ट किया था एमएससी केमिस्ट्री के अंदर पर्टिकुलरली हमारे क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट कर चुके थे। क्रोमेटोग्राफी पे ऑलरेडी 4 लेक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। होप आपने लास्ट के 4 लेक्चर्स देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहां आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो करंटली अभी हम बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 5 पे, जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ओके, बहुत ईजी है। देखिए सारे कॉन्सेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का कॉन्सेप्ट आया कहां से, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी और कहां हम इसको यूज करते हैं, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि किस प्रिंसिपल पे हमारा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है। सेकेंडली हम इसमें ये भी बात करेंगे कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी अगर हमने करानी है तो हमारा क्या स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज रहेगा। इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे एंड इसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं उसे कवर करेंगे एंड देन कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग जो आपके एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को अफेक्ट कर सकते हैं एंड देन लास्टली एप्लीकेशन। ओके, सो देखो ना, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक अम्ब्रेला टर्म है, आप बोल सकते हो। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट क्रोमेटोग्राफीज पढ़ते हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको कवर करा चुकी हूँ। जैसे हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कवर की है, हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की है, हमने गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी अभी तक नहीं की है और आई थिंक ये आपके सिलेबस पे है भी नहीं। तो अभी तक हमने जस्ट कॉलम एंड थिन लेयर कवर किया है। ये जो दोनों क्रोमेटोग्राफी आपने सेपरेटली ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ये दोनों ही आपके क्या है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर आते हैं। करेक्ट। अब देखो मैंने यहाँ पे इतने डिटेल में कॉलम एंड थिन को एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज इस पे हम ऑलरेडी लेक्चर बना चुके हैं एंड अगर आपसे कॉलम पूछा जाता है तो आप उन लेक्चर्स के थ्रू आप अपना आंसर देंगे। लेकिन अगर एड्सॉर्प्शन पूछा जाता है तो एक लिमिटेड अमाउंट का कंटेंट आप वहां पर रखेंगे क्योंकि आप एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कॉलम एंड आप बोल सकते हो आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को भी कंसीडर करते हैं। ओके, ओके, सो ये सारा मटेरियल सुनेगा, ये आपको सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। अभी बस आपने थोड़ी देर शांति से बैठ के पूरे लेक्चर को सुनना है और डेफिनेटली एट द एंड आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो देखो क्रोमेटोग्राफी क्या होती है ये तो सभी को क्लियर है। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक जिसपे हम क्या करते हैं, हमें कोई मिक्सचर अगर गिवन है, इस मिक्सचर के कंपोनेंट, यानी कि सपोज मैं बोलूं इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, इन दोनों को अगर मुझे सेपरेट करना है इस मिक्सचर से, इन दोनों को ए को अलग और बी को अलग सेपरेट करना है, तो मैं क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज कर सकती हूँ। वेरी इजी। नाउ व्हाट अबाउट द एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन टर्म यहाँ पे क्यों लगा है, बिकॉज देखो ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है अगर वो एड्सॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करेगी दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसका क्या मतलब है, देखो इसको मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आगे हमको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी क्लियर हो जाएगा तो आप थ्योरी आप समझ लेंगे। ओके, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी अगर हम प्रोसीड करा रहे हैं तो हमको दो फेज चाहिए, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। सपोज कीजिए स्टेशनरी फेज पे मैंने कोई सिलिका का यूज कर लिया है। ओके, और आपको पता है सिलिका क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है एंड पोलर भी होता है साथ ही साथ। ओके, एंड मोबाइल फेज की अगर मैं बात करूं तो मैं कोई सॉल्वेंट का यहाँ पे यूज करें जो कि आपका नॉन पोलर है। ओके, अब क्या करूंगी भाई, स्टेशनरी फेज को सबसे पहले मैं रखूंगी। सपोज कीजिए ये मेरा स्टेशनरी फेज है, इसे मैंने यहाँ रखा है। ओके, जिसमें आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। उसके बाद क्या होगा भाई, हमको हमारा सॉल्वेंट यानी कि मोबाइल फेज इसे पास करना होगा एंड इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे अपना मिक्सचर रखा हुआ है। इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए एंड बी, इन दोनों को मुझे सेपरेट करना है। ओके, एंड अगर मैं आपसे ये भी बोलते हुए चलूं कि जो कंपोनेंट ए है मेरा, ये आपका एक पोलर कंपोनेंट है एंड कंपोनेंट बी मेरा क्या है, एक नॉन पोलर कंपोनेंट है, तो क्या होगा, क्या होगा आपको देखने को मिलेगा दैट हमारे जो दो कंपोनेंट है हमारे मिक्सचर में, कंपोनेंट ए एंड बी, इन दोनों के डिफरेंट एड्सॉर्प्शन पोटेंशियल होगा टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड टुवर्ड्स द मोबाइल फेज। दैट मींस देखो आपका जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर में दो कंपोनेंट है, आपको नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मैं बोलूं इस मिक्सचर का कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी में से कंपोनेंट ए जो है, कोई भी हो सकता है कंपोनेंट ए, ये पोलर कंपोनेंट है, तो डेफिनेटली इसका जो एड्सॉर्प्शन रहेगा वो टुवर्ड्स किसके रहेगा, स्टेशनरी फेज, बिकॉज स्टेशनरी फेज इज आल्सो ए पोलर कंपोनेंट। तो पोलर और पोलर आपके एफिलेट करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो पोलर बिकॉज कंपोनेंट ए हमारा पोलर है तो ये स्टेशनरी फेज से जाके क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो कंपोनेंट बी है क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है, अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, तो होता क्या है, हम लोग कंसीडर करते हुए चलते हैं, हम लोग कोई भी मोबाइल फेज कोई भी स्टेशनरी फेज नहीं लेते, हम उसको चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द मिक्सचर, किस टाइप का मिक्सचर हमारे पास है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल ये चीज रख रही हूँ कि अगर कंपोनेंट भी मेरा नॉन पोलर है तो मैं बोलूं मैंने मोबाइल फेज भी नॉन पोलर लिया था, तो ये मोबाइल फेज के साथ जाके अट्रैक्ट करेगा, उसके साथ जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो दोनों का देखो एड्सॉर्प्शन जो है वो अलग अलग हो रहा है, दोनों के पास डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन है। एक कंपोनेंट स्टेशनरी फेज पे एड्सॉर्ब हो रहा है, बी कंपोनेंट मोबाइल फेज पे एड्सॉर्ब हो रहा है। तो होगा क्या, अगर सपोज जो कंपोनेंट ए है वो स्टेशनरी
स्टेशनरी फेज पे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये पास में जाके यानी कि बिकॉज इसे स्टेशनरी फेज मिल रहा है, स्टेशनरी फेज पे जाके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन जो कंपोनेंट बी है वो स्टेशनरी फेज के साथ एब्जॉर्ब नहीं होना चाहता। ये मोबाइल फेज, बिकॉज ये मोबाइल नेचर का है, लिक्विड नेचर का या फिर कोई भी गैसेस नेचर का हो सकता है, और क्योंकि ये मोबाइल है तो डेफिनेटली पूरे स्टेशनरी फेज से पास होते हुए आगे बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, मोबाइल फेज के साथ अपना भी आगे आगे जाएगा, और कंपोनेंट ए एंड बी जो कि एक मिक्सचर में प्रेजेंट है, ये दोनों आपके सेपरेट हो जाएंगे। कंपोनेंट ए यहाँ पे, कंपोनेंट बी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपके डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? अब देखिए इसी को मैं आपको थ्योरी से एक्सप्लेन करूंगी, डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा। देखो पहले अगर मैं आपको इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन आपने ऐसे ही ऐड करना है, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, तो इंट्रोडक्शन में इसमें क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक। ये तो आपको पता ही है, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हम सेपरेशन करते हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक व्हिच इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड होती है, ऑन द डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट बिटवीन द टू फेजेस। ये बोल रहे हैं हमारे क्रोमेटोग्राफी पे जो हमारे दो फेजेस होते हैं, फर्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज एंड सेकंड वन इज मोबाइल फेज, इन दोनों में हमारे जो कंपोनेंट है, किसी मिक्सचर के जो कंपोनेंट है, लाइक कंपोनेंट ए एंड बी, इनका क्या होता है, डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि दोनों आपके अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपके कंपोनेंट आपके स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे किसी का एब्जॉर्प्शन क्या है, कम है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, तो वो आपका अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा। किसी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, तो वो अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। एंड जो दो फेज है, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, क्या होते हैं, स्टेशनरी फेज आइदर आपको सॉलिड हो सकता है, आइदर लिक्विड हो सकता है। लेकिन लिक्विड को आप ऐसा नहीं लोगे कि खाली आपने एक सॉल्वेंट टाइप लिक्विड ले लिया है, प्रॉपर लिक्विड ले लिया, नहीं। लिक्विड आपका किसके सपोर्ट में होगा, किसी सॉलिड के सपोर्ट में होगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये तो फिक्स है ना, स्टेशनरी फेज तो मूव ही नहीं कर सकता, मोबाइल फेज मूव कर सकता है, तो मूव कर सकता है, तो सॉलिड तो इसमें डेफिनेटली नहीं होगा, बिकॉज सॉलिड कैसे मूव करेगा। इसमें आइदर आप कोई लिक्विड यूज कर सकते हैं और आइदर आप कोई गैसेस का यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट फर्स्टली आप अपने इंट्रोडक्शन पे ऐड करेंगे। ओके, आफ्टर दैट देन हम लोग बात करेंगे पर्टिकुलरली व्हाट अबाउट द एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, अब ये क्या होती है? ओके, तो देखो सबसे पहले इसकी मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताई है। हिस्ट्री मैंने इंट्रोडक्शन पे भी प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा हल्के में एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज वहां मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखिए होता क्या है ना, मैंने आपको बोला था जब ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आई थी तो इसकी हिस्ट्री क्या थी, यानी कि सबसे पहले इस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को दिया किसने था, तो हमको पता है एम स्वेट करके एक आपके रशियन बॉटनिस्ट है। इन्होंने, ये क्या है, केमिस्ट नहीं है, ये बॉटनिस्ट हैं जो कि पर्टिकुलरली प्लांट पे वर्क करते हैं। इन्होंने 1903 पे फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया था। इन्होंने क्या किया था, मैंने आपको पहले भी बोला था, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि ये बॉटनिस्ट हैं तो डेफिनेटली ये प्लांट पे वर्क कर रहे थे। इन्होंने ये देखा कि भाई हम लोग प्लांट को बोलते हैं, प्लांट ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। डेफिनेटली इसमें क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है जो कि इसे ग्रीन कलर देता है। लेकिन क्या आपके प्लांट में सिर्फ क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इनमें कोई दूसरे पिगमेंट प्रेजेंट है या नहीं है? और हमको पता है प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड। ज़ैंथोफिल आपके प्लांट को येलो कलर देता है एंड कैरोटीनॉइड आपके प्लांट को ऑरेंज कलर देता है। तो ये जो पिगमेंट है वो हमारे क्या प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसके कंफर्मेशन के लिए इन्होंने क्या एक सेपरेशन टेक्निक बनाई, यानी कि इन्होंने क्या किया, ये जो प्लांट था इस प्लांट का मिक्सचर बनाया, यानी कि इसका एक मिक्सचर लिया और इस मिक्सचर में जो ये तीनों कंपोनेंट है इनको सेपरेट करने की सोची। ओके, सेपरेशन के लिए इन्होंने यही किया, पहले एक स्टेशनरी फेज बनाया उस और मोबाइल फेज से ये मिक्सचर को पास किया, और इन्होंने देखा कि हमें तीन डिफरेंट कलर के, फर्स्टली ग्रीन कलर का एक बैंड मिला है, फिर हमको एक येलो कलर का बैंड मिला है एंड एक हमको ऑरेंज कलर का बैंड मिला है, जिससे ये कंफर्म हो गया दैट हमारे किसी भी प्लांट में तीन टाइप के पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रीन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज अ क्लोरोफिल, एंड सेकंड वन इज येलो जिसे हम बोलते हैं आपका ज़ैंथोफिल, एंड थर्ड वन इज ऑरेंज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड। अब इससे क्या हुआ, इसी से टर्म आया क्रोमेटोग्राफी। वेट, थोड़ा सा हैंग हो गया। एंड इसी से आपका टर्म आया क्रोमेटोग्राफी। जैसे मैंने बताया था क्रोमेटोग्राफी कैसे बना है, क्रोमा प्लस ग्राफी। क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्राफी मतलब होता है बैंड। आपको यहाँ पे देखो कलर्ड बैंड मिल रहा है ग्रीन येलो ऑरेंज कलर के, इसी वजह से इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा हुआ था। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री है। अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल यूज हुआ है इस क्रोमेटोग्राफी पे वो एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल ही है, बिकॉज आपके जो मोबाइल फेस है इससे आपके तीनों कंपोनेंट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एड्सॉर्प्शन से आपके क्या स्टेशनरी फेस पे एड्सॉर्ब हुए हैं, जिसकी वजह से मिक्सचर के तीनों कंपोनेंट का सेपरेशन हुआ है। यहीं पे आपने आप बोल सकते हो हिस्ट्री में जो फर्स्ट टाइम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक प्रोसीड कराई गई थी वो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे ही बेस्ड थी। अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें लिखा हुआ है दैट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज अ सेपरेशन टेक्निक
where the components of a mixture are separated based on the differential adsorption। यही मैंने बोला कि क्रोमेटोग्राफी, अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी भी एक सेपरेशन टेक्निक ही है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उन्हें सेपरेट करते हैं, बट किसके बेसिस पे, डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, यानी कि वो कैसे एड्सॉर्ब हो रहे हैं टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड टुवर्ड्स द मोबाइल फेज। तो वही चीज देखा है ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। क्लियर, स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड होगा, मोबाइल फेज सॉलिड भी हो, आपका लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, करेक्ट। अब अगला है कि ये हमारे यूज कहाँ पे होते हैं, तो देखो इसमें लिखा हुआ है दैट मेजर क्लास ऑफ द क्रोमेटोग्राफी। देखो आपकी ना एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एक, वैसे मैंने बोला ये एक अम्ब्रेला टर्म है, एक मेजर क्लास ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। इसके अंदर दूसरी क्रोमेटोग्राफीज भी आती हैं, जैसे आप नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पढ़ो, वो भी आपकी एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है। आप टीएलसी पढ़ो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी पढ़ो, आप एब्जॉर्प्शन कंट्रोल क्रोमेटोग्राफी पढ़ो, कि सॉरी आप जैसे इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मैनी टीओसीज एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये सारी जो क्रोमेटोग्राफी है ये एड्सॉर्प्शन कंट्रोल्ड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि ये सारी की सारी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे ही बेस्ड है। तो ये चीज आपने फर्स्टली यहाँ पे ऐड करनी है, करेक्ट। कितना आसान था। नाउ कम्स टू प्रिंसिपल, दैट मीन्स एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सेम बात आपने यहाँ पे बोलनी है दैट एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल ये रहता है बिकॉज दैट कि क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन गवर्न बाय द एड्सॉर्प्शन। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन किसके थ्रू गवर्न होता है, एड्सॉर्प्शन। दैट मींस आपके कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी या कंपोनेंट सी, कोई भी किसी भी मिक्सचर में कितने भी कंपोनेंट है, वो आपके स्टेशनरी फेज, आपके मोबाइल फेज पे कैसे एड्सॉर्ब हो रहे हैं, इसी पे हमारा क्या है, प्रिंसिपल बेस्ड होता है। ओके, अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा थ्योरी के कुछ पॉइंट्स भी नोट किए। तो फर्स्टली लिखा हुआ है दैट सॉल्यूट मॉलिक्यूल आर एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड एड्सॉर्बेंट सरफेस ड्यू टू द वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड द आयन एक्सचेंज फोर्स। दैट मींस ये बोल रहा है, अगर आपसे मैंने जैसे अभी ए एंड बी की बात ऊपर मैंने आपको बताई, ए इज अ पोलर कंपोनेंट एंड बी इज अ नॉन पोलर कंपोनेंट, एंड स्टेशनरी फेज इज आल्सो पोलर एंड मोबाइल फेज इज नॉन पोलर, मोबाइल फेज इज नॉन पोलर। तो हमको बताइए ये जो स्टेशनरी फेज पे आपका पोलर कंपोनेंट दैट इज कंपोनेंट ए जाके एड्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये बोला ये जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो एड्सॉर्ब होगा आपकी स्टेशनरी फेज यानी कि सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे, किसके थ्रू, आपको यहाँ डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन मिलेंगे, आइदर वॉन डेर वाल इंटरेक्शन के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और आइदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और आयन एक्सचेंज फोर्स के थ्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है डिफरेंट सॉल्यूट हैविंग ए डिफरेंट एफिनिटीज फॉर द एड्सॉर्बेंट। अब देखो ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं आपसे बोलूं इसमें एक और कंपोनेंट है दैट इज कंपोनेंट सी, जो कि अगेन आपका पोलर है, तो फिर क्या होगा भाई, ये भी पोलर है ये भी पोलर है, यानी कि कंपोनेंट ए इज आल्सो पोलर मॉलिक्यूल एंड कंपोनेंट सी भी आपका पोलर मॉलिक्यूल है। दैट मींस ये दोनों ही आपके स्टेशनरी फेज से जाके एड्सॉर्ब होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों की एफिनिटीज क्या है। अगर मैं बोलूं कंपोनेंट ए की एफिनिटी या फिर ए का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज ज्यादा है, तो ये क्या होगा, बहुत शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और डायरेक्टली आपके स्टेशनरी फेज पे जाके अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो एड्सॉर्ब हो जाएगा। लेकिन कंपोनेंट सी इज आल्सो ए पोलर कंपोनेंट, दैट मींस इसकी भी एफिनिटी है टुवर्ड्स आपका स्टेशनरी फेज। लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी जो एफिनिटीज है वो कम है, लाइक ये भी पोलर है ये भी पोलर है, लेकिन इनका जो अट्रैक्शन जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो काफी वीकर है, तो ये भी आपके स्टेशनरी फेज से अट्रैक्ट होगा, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, क्योंकि ये मोबाइल फेज के साथ आगे आगे बढ़ते रहेगा, लेकिन स्टेशनरी फेज से भी अट्रैक्टेड है, तो थोड़ा डिस्टेंस के बाद ही आपका अट्रैक्ट होगा। तो देखो हमने क्या किया, दोनों पोलर कंपोनेंट दैट इज ए एंड सी, इन दोनों का भी सेपरेशन कर दिया स्टेशनरी फेज में। क्यों, क्योंकि इन दोनों की एफिनिटी तो अलग अलग हो सकती है, इन दोनों का अट्रैक्शन रेट तो अलग अलग हो सकता है, तो वही चीज बोल रहा है हमारे जो सॉल्यूट हैं इनके डिफरेंट एफिनिटीज होती है टुवर्ड द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट आपको मैंने ऑलरेडी बताया, ये हमारा क्या होता है, स्टेशनरी फेज। ओके, तो ये बोल रहा है दोज स्ट्रांगली एड्सॉर्ब मूव स्लोली। अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो रहा है, अगर मैं बोलूं स्टेशनरी फेज के साथ, ओके अगर मैं बोलूं स्टेशनरी फेज के साथ आपका अट्रैक्शन ए का ज्यादा है एंड सी का भी है अट्रैक्शन लेकिन थोड़ा सा कम है, एंड आपका जो बी कंपोनेंट है इसका कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, सो क्या होगा, आपका ये स्टेशनरी फेज है, आपने इन तीनों कंपोनेंट को पास किया। अब क्योंकि ए का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो स्टेशनरी फेज मिलते ही ये इससे जाके क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ा सा भी मूव नहीं करेगा, बिकॉज इससे जिसने अट्रैक्ट होना है वो तो इसे मिल गया, तो ये डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएगा। बी बिल्कुल अट्रैक्ट ही नहीं होगा, ये मोबाइल फेज के साथ आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि स्टेशनरी फेज में ये अट्रैक्ट होना ही नहीं है। एंड सी क्योंकि ये अट्रैक्टेड है लेकिन थोड़ा सा कम है, तो ये थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फिर जाके अट्रैक्ट होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी है कि जो आपका स्ट्रांगली अट्रैक्ट है टुवर्ड द एड्सॉर्बेंट
कंपोनेंट, तो ये क्या करेगा, बहुत स्लोली मूव करेगा, यानी कि शॉर्टर डिस्टेंस में ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड इसी का वाइस वर्सा चलेगा फॉर द वीकर एब्जॉर्प्शन। ओके, सो इसमें लिखा हुआ है हेंस मिक्सचर कंपोनेंट ट्रेवल एट डिफरेंट रेट एंड गेट सेपरेट, जिसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो डिफरेंट रेट से आपके स्टेशनरी फेज पे मूव करते हैं और अलग अलग बेंड्स के फॉर्म में हमको ऑब्जर्व हो जाते हैं। इसी तरीके से हम क्या है, इन सारे कंपोनेंट को सेपरेट आउट कर लेते हैं। वेरी इजी। नाउ कम्स टू द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज फॉर द एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो स्टेशनरी फेज आपको क्या मिलेगा अगर आप यूज कर रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? तो हमको पहली चीज तो यही पता है, एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी हो या फिर कोई भी क्रोमेटोग्राफी हो, इसमें स्टेशनरी फेज जो हमारा होता है इसी को हम हमारा एड्सॉर्बेंट कहते हैं। बिकॉज एड्सॉर्बेंट क्या है, वो सरफेस है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और क्योंकि हम एड्सॉर्प्शन क्रोमेटो ओके, नाउ अब हम बात करते हैं स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। तो अगर आपको ना देखो कहीं पे वॉइस ब्रेक हो रही होगी तो प्लीज आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, मतलब आप समझ लीजिएगा चीजों को, बिकॉज थोड़ा सा लैपटॉप हैंग कर रहा है तो मे बी आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो अब बात करते हैं स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज पे। तो देखिए स्टेशनरी फेज आपका क्या होगा फॉर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी? तो ये बोल रहा है स्टेशनरी फेज को हम एड्सॉर्बेंट भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्बेंट तो वो सरफेस है ना जिसपे एड्सॉर्प्शन हो रहा है, और स्टेशनरी फेज पे तो एड्सॉर्प्शन हो रहा है आपके कंपोनेंट का, तो इसे हम एड्सॉर्बेंट भी कह सकते हैं। इसमें आप सिलिका जेल का भी यूज कर सकते हैं जिसे हम SiO2.NH2 कहते हैं, विच इज अ पोलर एंड एसिडिक कंपाउंड। आप इसे एल्यूमिना को भी यूज कर सकते हो, Al2O3, विच इज ऑल्सो ए पोलर कंपोनेंट बट न्यूट्रल। ओके, ये न्यूट्रल होती है, ये एसिडिक होता है। ओके, इसके अलावा आप कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, स्टार्च, सेल्यूलोज और एक्टिव चारकोल को भी यूज कर सकते हो। एक्टिव चारकोल एक नॉन पोलर कंपोनेंट है, यानी कि नॉन पोलर कंपोनेंट का अगर सेपरेशन करना है तो आप एक्टिव चारकोल का भी यूज कर सकते हो। ये सारे कंपोनेंट हैं जिनको आप एज अ स्टेशनरी फेज या फिर एड्सॉर्बेंट यूज कर सकते हो। नाउ ये बोल रहा है एड्सॉर्बेंट के क्या फीचर्स होने चाहिए, एक प्रॉपर एक अच्छा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी प्रोसीड कराने के लिए कैसा एड्सॉर्बेंट होना चाहिए, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज लार्जर सरफेस, यानी कि हमारा जो एड्सॉर्बेंट है वो एक अच्छे सरफेस का होना चाहिए, बड़ा सरफेस होना चाहिए ताकि एड्सॉर्प्शन इजीली हो जाए। सेकेंडली यूनिफॉर्म पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई ये जो आपका है, जैसे आपको मैं सिलिका की बात करूं, सिलिका आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगी। अब क्या है, थोड़ा सा भी आपको क्रैकिंग वगैरह वहां पे नहीं चाहिए, क्योंकि क्रैकिंग होगा तो पार्टिकल, दैट मींस पार्टिकल्स आपके यूनिफॉर्मली अच्छे से आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, तो वहां पे आपका क्या होगा, सेपरेशन में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी या फिर सेपरेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के चाहिए। थर्डली क्या है, हाई मैकेनिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और इनर्टनेस टुवर्ड द मोबाइल फेज। दैट मींस भाई ऐसा ना हो कि स्टेशनरी फेज के ऊपर जो आप सॉल्वेंट मोबाइल फेज डाल रहे हैं ये आपस में रिएक्ट कर जाए, तो भाई कैसे सेपरेशन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या होने चाहिए, इनर्ट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज मोबाइल फेज। क्या होता है, तो हमको पता है मोबाइल फेज में हम कोई सॉल्वेंट ले सकते हैं और आइदर किसी भी सॉल्वेंट का मिक्सचर ले सकते हैं जो कि आपके क्या करे, स्टेशनरी फेज से क्या करे, मिक्सचर को, जो आपका सेपरेशन का मिक्सचर है जिससे अपने कंपोनेंट को सेपरेट करना है, उससे क्या कर सके, पास कर सके। ओके, अब क्या लिखा है, चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट डिपेंड अपॉन द पोलरिटी ऑफ द सैंपल एंड द एड्सॉर्बेंट। अब हमने कैसा सॉल्वेंट यूज करना है वो तो डिपेंड करेगा कि कैसा हमारा स्टेशनरी फेज है, किस टाइप के मिक्सचर्स का हमने सेपरेशन करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है एल्यूटोट्रॉपिक सीरीज। एल्यूटोट्रॉपिक सीरीज क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू देयर एल्यूटिंग पावर। देखो एल्यूटिंग पावर मींस एबिलिटी टू डिस्प्लेस द सॉल्यूट, सॉल्यूट को डिस्प्लेस करने की जो पावर है उसके बेसिस पे सॉल्वेंट को हम एक सीरीज में अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एल्यूटोट्रॉपिक सीरीज। इसमें हमने क्या लिया हुआ है, देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने लिखा है सबसे कम आपका हेक्सेन, देन बेंजीन, देन क्लोरोफॉर्म, मिथाइल एसीटेट, एसीटोन, मिथेनॉल एंड वाटर। इनको हम कंसीडर करते हैं एज अ सॉल्वेंट, और ये आपको सीरीज आपको याद रखनी है और ऐसे ही आपने एग्जाम में नोट करना है। ओके, नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ सेपरेशन। भाई अब सेपरेशन कैसे होगी उसकी मैकेनिज्म को भी समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एड्सॉर्बेंट स्टेट दैट इज स्टेशनरी फेज एंड द फ्री स्टेट दैट इज आपका मोबाइल स्टेट, यानी कि आपका पहले अपने कंपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। अब वही चीज जो मैंने आपको पहले बोली थी, दैट वीकली एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, स्पेंड मोर टाइम इन मोबाइल फेज। अगर आपके पास स्टेशनरी फेज है, इस वजह से मैंने बोला कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए पोलर बोला, कंपोनेंट बी नॉन पोलर बोला, स्टेशनरी फेज आपका पोलर बोला, मोबाइल फेज आपका नॉन पोलर बोला। अब आपका स्टेशनरी फेज के टुवर्ड्स जो कंपोनेंट ए है, ये जब आपका पास होगा तो भाई ये तो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब हो रहा है, तो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है तो भाई ये ज्यादा आपका टाइम नहीं करेगा मूव करने में, क्योंकि ये क्या एक शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल करके एड्सॉर्ब हो जाएगा, और ये स्टेशनरी फेज पे बहुत स्लोली मूव करेगा, क्योंकि ये तो आपका अट्रैक्ट हो चुका है। मोबाइल फेज ऐसे जरूर पास कर रहा है, लेकिन ये अट्रैक्ट कहाँ पे हो चुका है, स्टेशनरी फेज पे, तो ये मूव नहीं करेगा, बहुत स्लोली मूव करेगा, क्योंकि ये स्टेशनरी फेज पे मूव हो चुका है। इसी का वाइस वर्सा चलेगा आपका नॉन पोलर के लिए। भाई नॉन पोलर का एड्सॉर्बेंट के साथ, यानी कि स्टेशनरी फेज के साथ बहुत वीकर इंटरेक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मोबाइल फेज के साथ आगे आगे बढ़ता रहेगा और क्या करेगा, बहुत तेजी से मूव करेगा, बिकॉज इसका कोई भी इंटरेक्शन नहीं है टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज। वेरी इजी। और इसी की वजह से क्या होता है, डिफरेंस लेड टू अ सेपरेशन। आप इसी की वजह से हमको दोनों
दोनों कंपोनेंट का अलग अलग लेयर्स मिल जाएंगी, क्योंकि दोनों का एड्सॉर्प्शन अलग हुआ है, और इस बेसिस पे हम हमारे कंपोनेंट का सेपरेशन करते हैं। वेरी इजी। ओके, नाउ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आप यहाँ पर बस इतनी सी डिटेल डालिएगा दैट कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे हम लोग स्टेशनरी फेज किसको यूज करते हैं, एक पैक्ड कॉलम को। भाई कॉलम वर्ड क्यों यूज किया है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है वो किसमें करता है, एक कॉलम पे। कॉलम आपकी ग्लास की भी हो सकती है, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर पे बताया था, ये ग्लास की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी। एट द एंड हम यहाँ पर को कॉटन प्लग करते हैं या फिर सैंड लगाते हैं ताकि लीकेज ना हो, और इसी के अंदर पूरी क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो हम क्योंकि यहाँ पर एक कॉलम का यूज करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज, और इसी कॉलम के अंदर हम लोग हमारे सिलिका जेल को पैक कर देते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और उसी सिलिका जेल के ऊपर मोबाइल फेज और मिक्सचर को पास करके सेपरेशन करते हैं। तो ओवरऑल जो सेपरेशन हो रहा है, जो क्रोमेटोग्राफी हो रही है, वो विद इन अ कॉलम हो रही है। इस वजह से हम इसे कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं। मोबाइल फेज में आप कोई सॉल्वेंट ले सकते हो, और यहाँ पे दो टाइप की इल्यूशन टेक्निक होती है। फर्स्ट वन इज आपको मैंने बताई थी, एक होता है आपका सोक्रेटिक, एक दूसरी होती है आपकी ग्रेडियंट। ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाएंगे। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी की बात करें तो होता क्या है, यहाँ पे हम लोग पतली से थिन लेयर का यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी करने के लिए, इस वजह से हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो इसमें लिखा है एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन द थिन लेयर ऑफ ए ग्लास एंड प्लास्टिक प्लेट। आपके पास यहाँ पे एक पतली सी प्लेट होती है, थिन लेयर। देखो पतली सी आपके पास प्लेट है, आइदर ग्लास की होगी और आइदर किसकी होगी, आपकी प्लास्टिक की होगी। इसके ऊपर आप पतली सी लेयर लगाएंगे, थिन लेयर मतलब आप इसके ऊपर पतली सी लेयर और कोटिंग लगाएंगे, किसके, अपने एड्सॉर्बेंट की। कोई भी आप सिलिका यूज कर लो, एल्यूमिना ले लो, उसकी आप कोटिंग करोगे, फिर इसके ऊपर आप अपना सेपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ कॉलम में कर रहे हो, यहाँ पे आप एक थिन लेयर के ऊपर कर रहे हो। ओके, तो इस वजह से थिन लेयर एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी बन गया। ओके, अब मोबाइल फेज जो है वो मूव करेगा आपका कैपिलरी एक्शन के थ्रू इस थिन लेयर के ऊपर। ओके, और अगर हमको कोई जो सेपरेशन है वो हमको विजिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यूवी लाइट का यूज करते हैं, आयोडीन का वेपर पास करते हैं, कोई भी रिएजेंट को हम स्प्रे करते हैं, ताकि जो हमारे कलरलेस कंपोनेंट है वो भी हमको विजिबल हो जाए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग आरएफ फैक्टर की वैल्यू भी निकालते हैं, यानी कि रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड, आपके कंपाउंड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। इसमें मोबाइल फेज के फॉर्म में हमें गैस मिलेगी एंड स्टेशनरी फेज के फॉर्म में सॉलिड, तभी हम इसे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी कह रहे हैं। ओके, ये हमारी पर्टिकुलरली गैसियस मिक्सचर के सेपरेशन के लिए होती है। तो देखो मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, ये चीज मैं यहाँ डिटेल पर नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी, क्यों हम इसे कॉलम, क्यों इसे थिन कहते हैं, तो टाइम लग जाएगा, और हम इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो कोई मतलब नहीं है उसका यहाँ पे। ओके, अभी आप इतना ही डालिएगा, बाकी डिटेल में आपने पढ़ा है, आप अपने अकॉर्डिंग और ऐड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। भाई आपने किस टाइप का एड्सॉर्बेंट लिखा है, उसकी पोलरिटी क्या है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, सरफेस एरिया छोटा है या बड़ा है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं, बिकॉज इन्हीं पे तो आपका एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो अगर ये फैक्टर्स आपके चेंज होंगे तो आपका एड्सॉर्प्शन चेंज होगा, एड्सॉर्प्शन चेंज होगा तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ओके, सेकेंड वन इज आपका पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। आप किस टाइप का सॉल्वेंट ले रहे हैं, उसकी पोलरिटी क्या है। देखो ये बोल रहा है स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट compete with the solute डिक्रीज द एड्सॉर्प्शन। सिंपल, अगर आपका सॉल्वेंट आपका स्ट्रॉन्गर है तो ये आपके सॉल्यूट के साथ कंपीट करेगा और एड्सॉर्प्शन के रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। अगर एड्सॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी पे भी आपका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। ये बोल रहा है हायर टेम्परेचर क्या है, आपके एड्सॉर्प्शन को रोकता है, यानी कि रिड्यूस करता है। फोर्थ वन इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ अ मोबाइल फेज। अगर देखो मोबाइल फेज आपका बहुत पास, आप स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज को पास करें, अगर वो बहुत फास्ट जाएगा तो भाई सेपरेशन करना डिफिकल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि लिक्विड तो आपका इतनी फास्ट चला गया है, टाइम ही नहीं मिला एब्जॉर्ब होने के लिए, तो पुअर सेपरेशन होगा। और बहुत ज्यादा स्लो होगा तो भी दिक्कत है भाई, यहाँ पे डिफ्यूजन हो सकता है। तो होगा क्या, हमको क्या एक ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसका जो फ्लो है वो मॉडरेट हो, ना ही टू फास्ट ना ही टू स्लो। ओके, अगला क्या, क्वांटिटी ऑफ द सैंपल। अगला क्या, आपने सैंपल की क्वांटिटी क्या ली है, अब बहुत ज्यादा तो नहीं ली है, बहुत कम तो नहीं ली है जिससे सेपरेशन ही पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है, ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए चलना है जब भी आप अपनी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कराइए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन,
नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। आपको पता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज भी हम लोग यहीं पे करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी तो आपका एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का ही टाइप है। तो हमारा क्या होता है, ये बोला आपका कोई नेचुरल प्रोडक्ट जैसे कोई एल्केलॉइड हो गया, कोई आपका ग्लाइकोसाइड हो गया, टर्पीन हो गया, फ्लावेनोइड्स हो गया, इन सबका अगर आपको सेपरेशन करना है, इनको प्योरीफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी और एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हो। सेम वे पे सेपरेशन ऑफ द प्लांट पिगमेंट, दैट मीन्स अगर आपका कोई प्लांट पिगमेंट है लाइक क्लोरोफिल, कोई कैरोटीनॉइड, अगर इनका भी सेपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी एज वेल एज एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का यूज कर सकते हो। फार्मा में ड्रग्स के सेपरेशन के लिए, आइसोलेशन के लिए भी आप सेम टेक्निक का यूज कर सकते हो। इम्प्योरिटी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड की इम्प्योरिटी के लिए को डिटेक्ट करने के लिए तो भी आप सेम चीज कर सकते हो। फॉरेंसिक साइंस में भी आप इसका यूज कर सकते हो और क्वालिटी कंट्रोल इन इंडस्ट्रीज में भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है ओवर अदर मेथड, तो ये बोल रहे ये एक सिंपल मेथड है और वर्सेटाइल टेक्निक है। इसके अंदर आप कितनी सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं, कितने सारे कंपाउंड का सेपरेशन प्योरिफिकेशन आप इस टेक्निक्स के थ्रू कर सकते हैं और ये कितनी इजी और सिंपल है। ओके, कैन बी सेपरेटेड अ वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड, और वाइड वैरायटी के कंपाउंड, चाहे आप नेचुरल कंपाउंड ले लो, पिगमेंट्स ले लो, ड्रग्स ले लो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, फॉरेंसिक साइंस ले लो, यहाँ इतने सारे वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स आप यहाँ पे सेपरेशन कर सकते हो। थर्ड वन इज एप्लीकेबल टू द थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कंपाउंड, दैट मीन्स अगर कोई कंपाउंड आपका क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, दैट मीन्स आप कोई कंपाउंड है जिसको हीट नहीं कर सकते, ओके, और तो उसके लिए क्या है, हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की कोई नीड वगैरह कुछ है नहीं, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस रहते हैं ओवर अदर टेक्निक। ओके, सो ये हमारा कॉन्सेप्ट था ऑन एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और नोट्स आपको पता है टेलीग्राम से मिल जाएंगे। एंड प्लीज अगर लेक्चर आपको पसंद हो तो लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और एक और चीज, अगर देखिए आपको ना आपके साइड से कोई भी फीडबैक रहता है, बिकॉज कभी मुझे लगता है मेरी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है, कभी लगता है स्लो है, तो डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे बेटर लगता है। अगर फास्ट है तो आप थोड़ा सा उसे स्लो कर लीजिएगा, स्लो है तो थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा। मैं मॉडरेट लेके चलना चाहती हूँ, बट वही होता है लेक्चर थोड़ा बोर हो जाता है अगर आप बहुत स्लोली बहुत ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हो और आपको ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट की थोड़ी नॉलेज है, तो हम इसको ऐसे ही कवर करते हुए चले। ओके, तो होप ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। अब इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।